दुबई में बहुत सारी तेज रफ्तार कारें हैं। वैसे ये सुनने में तेज नहीं लगता। नहीं, ऐसा होता है नहीं। मुझे नहीं पता मनोज इस बात पर जोर देना चाहता था या नहीं, लेकिन महीने की शुरुआत एलोन से हुई, फिर सैम और फिर रे डेलियो का नाम आया। माफ कीजिए कि आपको महीने के बिल्कुल अंत में थोड़ी निराशा मिल रही है, लेकिन चलिए इन्हें एक अच्छा शो देते हैं। नहीं, धन्यवाद। इस क्षेत्र में मैंने सीखा है कि कोई भी शाही परिवार और आपकी तरह की पोशाक पहनने वाले से ऊपर नहीं बैठता, और पिछले एक हफ्ते में ये बात कई बार दोहराई गई है। तो मैं आपको समय निकालकर यह करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, और यह जानना कि आप इस क्षेत्र के नजरिए से तकनीक को कैसे देखते हैं, मुझे लगता है कि यह बहुत दिलचस्प होगा। एक ऐसा शहर जो हम में से कई लोगों के लिए आज भारत का विस्तार सा लगता है। तो शायद हम यहीं से शुरुआत कर सकते हैं। आपको सबसे ज्यादा किस बात का उत्साह है? मुझे सबसे ज्यादा किस बात का उत्साह है, सच कहूं तो मुझे लगता है कि हम किसी अद्भुत चीज की शुरुआत में हैं। 1 करोड़ की आबादी वाला देश आज 1 अरब की आबादी वाले देश से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। यह असंभव है। भौतिकी यह निर्धारित करती है कि एक निश्चित आकार के बाद आप वास्तव में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। हालांकि एआई के साथ मुझे लगता है कि हमारे पास अपनी क्षमता से कहीं अधिक प्रभाव डालने की क्षमता होगी, और हम टेबल पर बैठने में सक्षम होंगे बड़े देशों के साथ। अगर आप बहुत अधिक उत्पादन करने में सक्षम हैं, अगर आप बहुत अधिक उत्पादक, बहुत अधिक बुद्धिमान बन सकते हैं, तो आपको गंभीरता से लिया जाएगा, आपके आकार की परवाह की बिना। और यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बात है। आज की तुलना में वे लोग जो एआई को पूरी तरह से अपनाते हैं बनाम वे लोग जो एआई को बहुत सारी औपचारिकताओं और जटिलताओं के साथ अपनाते हैं। फर्क यह होगा कि एक समुदाय अब भी लकड़ी की आग पर जी रहा है, जबकि दूसरा समुदाय 21वीं सदी में बिजली और इंटरनेट के साथ जी रहा है। यह तुलना से परे होगा। यही बात मुझे उत्साहित करती है। जब आपने सैम, एलन और बाकी सभी की बात की, उनके पास वर्चुअल पैसा है, आपके पास असली पैसा है। ये बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, ये बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। कई अरबपति वास्तव में सिर्फ कागजों पर ही अरबपति हैं। जैसे मेरे जानने वाले बहुत से ऐसे कई लोग हैं। वे असली नहीं है। मैं आपके दोस्तों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, जिन उद्योगों में हम हैं, चाहे वह लॉजिस्टिक्स हो, पर्यटन हो, बैंकिंग हो या अन्य, वे ऐसे क्षेत्र हैं जहां असली पैसा है। हालांकि बात इस पर नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, असली बात यह है कि आप कितना प्रभाव पैदा कर सकते हैं। ऐसे देश हैं जो हमसे कहीं ज्यादा अमीर हैं, लेकिन वे हमारे जितना भी आधा प्रभाव नहीं बना सकते। यही हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। आप 35 साल के हैं, महामहिम। मैं आपसे कुछ साल बड़ा हूँ, 39 साल का। मेरे ख्याल से हमारे बाद जो पीढ़ी आई, यानी 28 साल या उससे कम उम्र के लोग, वे शायद डनिंग क्रूगर प्रभाव को सबसे ज़्यादा अनुभव करते हैं, क्योंकि वे सभी शायद बहुत कम जानते हैं, लेकिन दुनिया पर ऐसे टिप्पणी करते हैं जैसे उन्हें बहुत कुछ आता है। यही कल का समाज है, यही दुबई का समाज है, और यही भारत का समाज भी है। आज आप इस वक्र पर कहाँ खड़े हैं? और अगर आपको उस समाज से कुछ कहना हो तो 10 साल ज्यादा जीने के अनुभव के आधार पर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। सबसे पहली बात जो मैं कहूंगा वो ये है कि चलिए तय करते हैं। तो आप ये तय कर रहे हैं कि हम कहाँ हैं और वे कहाँ हैं। आइए तय करें कि सबसे बेहतरीन पीढ़ी कौन सी है। क्या वह हम हैं, क्या वह वे हैं? मैं सच में मानता हूं कि सबसे बेहतरीन पीढ़ी वही है जो अस्तित्व में है, आज 60 और 40 साल की उम्र के बीच। ऐसा क्यों है? मुझे लगता है कि इंटरनेट, एआई और हमारे पास मौजूद इन सभी टूल्स की वजह से कुछ बहुत दिलचस्प हुआ है, जिससे हमने वह चीज खो दी है जिसे पहले लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आगे बढ़ने और जीने के लिए बुद्धिमत्ता की व्यापकता कहते थे। तो मुझे नहीं लगता कि हम बहुत बेहतर हैं। हम शायद बेहतर हैं क्योंकि तकनीक हमारे जीवन में बाद में आई। तो तुम 39 के हो, मैं 34 या 35 का हूँ। काश मैं 34 का होता। रुको, जब तुम 39 के हो जाओगे तब देखना। खैर, मैं 36 का होने से डर रहा हूं, तो चलो एक एक कदम बढ़ाते हैं। लेकिन जानते हो, हम वास्तव में बहुत सी चीजें नहीं जानते जो हमसे एक पीढ़ी बड़ी पीढ़ी जानती है, और हमसे एक पीढ़ी ऊपर वाले भी बहुत सी चीजें नहीं जानते जो उनसे पहले की पीढ़ी जानती थी। और इसका कारण उम्र नहीं है। मुझे लगता है कि चुनौती यह है कि उस समय की जरूरतें ये मांगती थीं कि आपको सब कुछ समझना पड़े। अपने आसपास के माहौल को समझो, प्रकृति को समझो,
और जो तकनीक तुम्हारे आसपास है उसे समझो और फिर इस अद्भुत व्यापक बुद्धिमत्ता का उपयोग करके उसे उस क्षेत्र में लगाओ जिसमें तुम आगे बढ़ना चाहते हो। तो तुम ऐसे लोगों को देखते हो जो अनपढ़ थे लेकिन अरबों डॉलर की कंपनियां बना सके, है ना? हम इसे यूएई में देख सकते हैं। मुझे यकीन है कि भारत में भी ऐसे उदाहरण हैं, अमेरिका में भी ऐसे उदाहरण हैं। आज जिस तकनीकी युग में हम जी रहे हैं उसमें यह दुनिया बहुत ही केंद्रित और विशेषज्ञता वाली हो गई है और मुझे लगता है दुर्भाग्यवश एआई हमसे पहले लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। अगर आपको अत्यधिक विशेषज्ञ बनना है तो एआई यह काम हमसे बेहतर कर सकता है। आपके पास केवल तभी मौका है जब आपके पास ज्ञान की व्यापकता हो। तो मेरी सलाह उन लोगों को जो मुझसे 10 साल छोटे हैं यह है कि वे विशिष्ट बुद्धिमत्ता से व्यापक बुद्धिमत्ता की ओर बढ़ें। हर कोई इसका इस्तेमाल करता है। शेक्सपियर की कविता की पंक्ति, हर कला में निपुण, किसी में भी माहिर नहीं। लेकिन कोई भी वास्तव में उस पंक्ति को आगे नहीं बढ़ाता क्योंकि उसके बाद की पंक्ति कहती है लेकिन अक्सर किसी एक में माहिर होने से बेहतर। बहुत दिलचस्प। अगर मैं प्रत्येक कला में पूरी तरह से निपुण होता तो फिर 5 साल बाद मैं कौन सी बेहतरीन नौकरी करता? आइए इस सवाल को उल्टा पूछते हैं। अगर आप किसी एक चीज में माहिर हैं तो 5 साल बाद आपकी कौन सी नौकरी होगी? और मुझे यकीन है कि आप सच में किसी नौकरी के बारे में सोच भी नहीं सकते। मुझे लगता है कि सबसे आसान नौकरियां सबसे बाद में बदली जाएंगी। तो मुझे लगता है अगर मैं एक प्लम्बर होता तो मेरी नौकरी शायद उस व्यक्ति से ज्यादा देर तक चलती जो प्लम्बर से ऊपर है, एक तरह से मैस्लो के पदानुक्रम के सिद्धांत में। मुझे नहीं लगता कि आप इसे पूरी दृढ़ता के साथ कह सकते हैं। लेकिन एआई के साथ मुझे लगता है कोई भी कुछ निश्चित रूप से नहीं कह सकता इस बारे में। तो मैं कह रहा हूं हम सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं। हाँ, तो अगर आपको ज्यादा चीजें आती हैं तो आपके मौके ज्यादा हैं, है ना? क्योंकि हम अनुमान ही लगा रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता आगे क्या होगा। तो जिस व्यक्ति को बहुत सारी चीजों की थोड़ी थोड़ी जानकारी है उसके मौके उस व्यक्ति से ज्यादा हैं जिसे किसी एक चीज की बहुत गहरी जानकारी है। जैसे अगर आप एक मास्टर अकाउंटेंट हैं, दुनिया के सबसे अच्छे अकाउंटेंट, है ना? तो आपकी संभावनाएं उस व्यक्ति से कहीं कम होंगी जिसे बहुत सारी अलग अलग चीजों की जानकारी है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एआई ने अकाउंटिंग की नौकरी ले ली तो आप बर्बाद हो गए। मुझे पूरा यकीन है कि और भी नौकरियां होंगी। मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाता हूँ। तो आज सुबह जब मैं काम पर जा रहा था मैंने इंस्टाग्राम खोला क्योंकि किसी ने मुझे एक लिंक भेजा था और जो पहला वीडियो सामने आया मुझे लगता है मैंने उसे सेव भी कर लिया था। वो था दुबई में दोस्त किराए पर लें। तो मजेदार बात यह थी कि वहां एक दुबई रन थी। तो दुबई रन में 3 लाख लोगों ने दुबई में ये मैराथन दौड़ी शेख जायद रोड पर। और आप देख सकते हैं आप सच में किसी को किराए पर ले सकते हैं जो दुबई मैराथन में आपके साथ दौड़े और इसके लिए आपको एक निश्चित रकम चुकानी होती है। तो मैंने देखा कि उनके पास कितनी अलग अलग चीजें हैं। तो हर ग्रुप एक्टिविटी के लिए मान लीजिए आप पैडल खेलना चाहते हैं लेकिन आपके पास 3 दोस्त नहीं है, पैडल टेनिस, आपके पास 3 दोस्त नहीं है जो आपके साथ खेल सकें। आप 3 दोस्तों को किराए पर ले सकते हैं और वे आएंगे और वे सच में ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे वे आपको जानते हैं। वे आपकी तारीफ करते रहेंगे और कहेंगे कि आप कितने अच्छे खिलाड़ी हैं। उनमें से कुछ तो जानबूझकर हार जाएंगे ताकि आप जीत सकें। तो बात यह है कि ठीक है, ये सेवा जापान में कुछ समय से मौजूद थी, ये कोरिया में भी थी, अब ये सेवा दुनिया भर में फैल रही है। क्यों? क्योंकि हम एआई की उत्पादकता में सुधार से बहुत कुछ हासिल कर रहे हैं लेकिन सामाजिक संपर्क में बहुत कुछ खो भी रहे हैं। तो यहाँ तक कि वह अकाउंटेंट जिसकी नौकरी चली जाएगी शायद कहीं ना कहीं किराए का दोस्त बन जाएगा। एक तरह से पहले के काम फिर से लौट आएंगे जैसे दुनिया के सबसे पुराने पेशे। मुझे लगता है, तो मैं नहीं मानता कि चीजें बिल्कुल वैसे ही दोहराई जाती हैं, लेकिन मुझे यह प्रतीत होता है कि इसमें अतीत में मौजूद कुछ चीजों की विशेषताएं निश्चित रूप से कुछ हद तक होंगी। महामहिम, अगर आपको अपने देश को एक 35 वर्षीय राजनेता की नज़रों से फिर से बनाना हो तो ऐसी कौन सी बात है जो आपसे आधी उम्र के राजनेता नहीं कर रहे हैं लेकिन उन्हें करनी चाहिए? आप क्या कहेंगे कि वह क्या है? एक ऐसी चीज जिस पर उन्हें ध्यान देना चाहिए लेकिन वे ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेरे साथ एक बहुत ही दिलचस्प अनुभव हुआ था और मुझे लगता है कि मैं ये दावा कर सकता हूँ कि वह एक अनूठा अनुभव था। तो दुनिया में कोई और मंत्री इस अनुभव से नहीं गुजरा। तो मेरे साथ ये अनुभव तब हुआ जब मैंने सरकार में 3 साल सेवा की थी। तो यूएई में अनिवार्य सैन्य सेवा है तो आपको जाकर सेना में सेवा करनी होती है। इतिहास में धरती पर कहीं भी कोई मंत्री रहते हुए सेना में सेवा नहीं कर पाया है। ये क्यों दिलचस्प है? तो ये 3 कारणों से दिलचस्प है। पहला कारण यह है कि मैंने सच में एक ही दिन में 2 जिंदगियां जी। तो जैसे ही मैं कैंप में जाता हूं मैं उस कैंप में सबसे छोटा कीड़ा हूं। मैं एक कैडेट हूँ, बाकी सबकी तरह नहीं। और जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकलता हूँ मैं उस कैंप के सबसे उच्च पदाधिकारी से भी वरिष्ठ होता हूँ। सही है, पहले कुछ महीनों तक असल में किसी को नहीं पता था कि मैं मंत्री हूँ, किसी को भी नहीं। और समय के साथ ये बात सामने आने लगी। तो उस अनुभव की दिलचस्प बात यह थी कि वह बहुत ही जमीन से जुड़ा हुआ अनुभव था। मुझे याद है कि मैं कुछ युवकों के समूह के साथ बैठा था। तो हम सब गर्म टारमैक पर एक साथ बैठे थे और बहुत गर्मी थी। और मुझे याद है
हम बात कर रहे थे और मैंने उनकी ओर देखा और पूछा, तुम लोग एआई और यूएई में जो हो रहा है उसके बारे में क्या सोचते हो? उनमें से एक ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम बेवकूफ हो। मैंने पूछा, क्यों? उसने कहा, हम यहाँ इस गर्म टारमैक पर बैठे हैं और बस अपनी अगली खाने की चिंता कर रहे हैं और तुम हमसे एआई के बारे में बात कर रहे हो। जिंदगी जियो। और वो पल मेरी जिंदगी बदलने वाला क्यों था? मुझे एहसास हुआ कि लोगों के लिए असली मायने क्या रखते हैं, उनका अगला निवाला। लोगों के लिए सबसे जरूरी चीज सबसे पहले उनकी बुनियादी जरूरतें होती हैं और एक सरकार के रूप में हमें पहले उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए काम करना चाहिए, फिर एआई और अन्य चीजों की ओर देखना चाहिए। क्योंकि आमतौर पर एक राजनेता के रूप में आप केवल अपने जनादेश को ही दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण जनादेश मानते हैं, बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता है ना। तो मैं केवल यही देखता हूँ कि एआई सबसे महत्वपूर्ण चीज है और ये एक चेतावनी थी, क्योंकि उसी पल मुझे एहसास हुआ कि इसे हमेशा दूसरी प्राथमिकता बनाकर रखना होगा। पहली चीजें वे हैं जो लोगों को रोजमर्रा की जरूरत होती हैं, दूसरी है एआई और बाकी सब कुछ। सबसे पहले वाह क्या शानदार चर्चा रही। ये तो एक बौद्धिक जुगलबंदी के अलावा कुछ नहीं है, तो आप दोनों को बधाई। ये वाकई बेहद दिलचस्प था। मैं उमर के बारे में एक राज बताकर धन्यवाद कहना चाहता हूँ। तो यहाँ आते समय जब हम पहुँचने से लगभग 15 मिनट पहले थे, उमर ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा, मनोज उसकी आवाज बहुत उदास थी इत्यादि। मैं बहुत अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। फिर वह रुका और फिर उसने कहा, लेकिन मैं आ रहा हूँ और मैं आप लोगों के साथ यहीं रहूंगा। और यही बात इसे और भी खास बनाती है। धन्यवाद। जी हाँ जी।